जय हिंद। 2 जून को नोटिफिकेशन आता है जो कि है एफकेट 2 2025 का। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस एग्जाम को देंगे और इस एग्जाम को भरेंगे। तो इस एग्जाम में क्या क्या है, कैसा इसका प्रोसेस है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, अगला इसकी एसएसबी कहां पर होती है और क्या क्या एसएसबी का पैटर्न रहता है। तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है और आज आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। या एज से पहले अगर हम बात करें कि एफकेट का जो एग्जाम है किस तरीके से होता है, 2 मोड पे एग्जाम होता है। एक होता है रिटन और एक होती है एएफएसबी। ठीक है, 2 मोड होता है। यानी अगर बच्चा रिटन क्वालिफाई करने के बाद एएफएसबी को क्लियर करता है देन आपका फाइनल मेरिट में नाम जाएगा, और आपका फाइनल मेरिट में नाम आता है तो फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। यानी आपको ये दोनों चीजें क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में आ पाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो अगली चीज आती है वो एज की, कौन बच्चा दे पाएगा, किस एज के बीच वाला दे पाएगा। तो सबसे पहले बात करें कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए जो एज है वो 20 से 24 है, और जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है यानी 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2006 के बीच में जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकता है। अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस, यानी अगर किसी के पास पायलट लाइसेंस है तो उसको थोड़ा वरीयता मिलेगी, और उसके लिए जो एज है 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच होना चाहिए। क्लियर है यहां तक। दूसरे हम बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी जो होता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, 20 से 26 साल की एज चाहिए। यानी जिस भी स्टूडेंट का जन्म 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2006 के बीच में वो इस फॉर्म को भर सकता है। और दोनों जो एज है उनके बीच में, और ये वाली भी एज है अगर उसकी, यानी अगर कोई 2 जुलाई को हुआ है तो वो भी कंसीडर किया जाएगा इस फॉर्म को भरने के लिए। और अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइंग ब्रांच की। बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, with any stream with physics and mathematics with 50% marks as 10+2, यानी उस बच्चे के 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल के लिए है, इसमें 10+2 इंटरमीडिएट विद मिनिमम 50% कह रहा है, और उसके साथ साथ 4 ईयर का ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड पीजी डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्निकल, यानी बीटेक वाले हैं उनको वरीयता दी जाएगी। फिर आता है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल के लिए होती है, इसमें 50% मार्क्स आपके चाहिए, और फिजिक्स और मैथ वही 10+2 लेवल में चाहिए। 50% मार्क्स यानी 12th में 50% मार्क्स लगभग हर एक में है। और कितने साल का इसमें कोर्स है, इसमें इंजीनियरिंग आप हो सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो सकते हैं, यानी ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वालों के लिए है। अगली हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की जो कि नॉन टेक्निकल है। इसमें एडमिशन और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की यदि बात करूं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके बैचलर डिग्री में। अकाउंट्स की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद बीकॉम के साथ, यानी आप बीकॉम से तभी आप अकाउंट्स के फॉर्म को भर पाएंगे, यानी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 60% रहने वाला जो है परसेंटेज। वहीं फिर डिपार्टमेंट की बात करते हैं, मेट्रोलॉजी जो डिपार्टमेंट है इसमें 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और किस स्ट्रीम में, कौन सी स्ट्रीम, सब्जेक्ट कौन सा होगा, साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनवायरमेंट साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ओशिनोग्राफी, मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट एंड जियोफिजिक्स, एनवायरमेंट बायोलॉजी विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑल पेपर्स टुगेदर, यानी 50% मार्क्स आपके चाहिए। प्रोवाइडेड मैथ एंड फिजिक्स वर स्टडी एट ग्रेजुएशन लेवल विद मिनिमम 50%। वो कह रहा भाई आपको ग्रेजुएशन में 50% चाहिए मार्क्स, और ये सब्जेक्ट उसने दिए हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स। अब बात करते हैं कि एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है कौन इसे कराता है, कितने मार्क्स आते हैं और किस तरह का ड्यूरेशन रहता है। सबसे पहले देखें कंडक्टिंग बॉडी जो इसे कराती है सीडैक करके, जो एफकेट की तरफ से जो कंपनी है वो इसे कराती है सीडैक। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है सीडैक वो इसे कराता है। लगभग 100 क्वेश्चन इस पेपर में आते हैं, और जो टोटल मार्क्स आते हैं यानी 300 का आता है, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। अगली अगर मैं बात करूं एग्जाम ड्यूरेशन की तो 2 घंटे का पेपर होगा। टोटल सेक्शन 4 सेक्शन आता है, यानी अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो लगभग 4 है। पॉजिटिव मार्क्स 3 है, और जो नेगेटिव मार्क्स है 1/3, यानी 3 एक सही करने पर 3 आपको नंबर मिलेंगे। वहीं अगर आप एक गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क्स कटेगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो पेपर आता है ये इंग्लिश में आता है, यानी एफकेट का जो एग्जाम है ये पेपर ही इंग्लिश में आता है, ये बाइलिंगुअल नहीं आता है, ओनली इंग्लिश ही चलता है। डन यहां तक। आगे चलते हैं कि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। अगर मैं बात करूं
इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें 3 आते हैं और एक क्वेश्चन हमें पता है 3 मार्क्स का तो 90 मार्क्स हो जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की तो 25 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, 75 मार्क्स आ जाते हैं। रीजनिंग की बात करूं तो एक नंबर 3 का है, वहीं जो टोटल मार्क हो जाते हैं वो हो जाते हैं मार्क्स 75 हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जो मैथमेटिक्स है, एक नंबर 3 टोटल 60। यानी अगर मैं सबसे ज्यादा वेटेज देखो तो इंग्लिश का है, उसके बाद जीए का है, देन रीजनिंग का और मैथ्स का 20 मार्क्स का। लेकिन जो मैथ्स है यही डिसाइड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है, कम और ज्यादा। ठीक है, यहां तक टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के और 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं इस पेपर में। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश में क्या आएगा। तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कंसिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम फ्रेजेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये इसका पैटर्न है इंग्लिश का। यानी जो भी बच्चा इस बार तैयारी कर रहा है तो आपको क्या क्या पढ़ना है इंग्लिश में, आप इन्हें नोट करते चले जाएं और इन जो टॉपिक है इन पे अच्छी कमांड रखें। कंप्रीहेंशन की बात करूं तो कंप्रीहेंशन भी आएगा, सेंटेंस करेक्शन और एरर भी आएगा, एरर डिटेक्शन, स्पॉट एंड करेक्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक इन सेंटेंस। वही सेंटेंस कंप्लीशन भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, सिनोनिम एंटोनिम्स आता है, आइडम फ्रेजेस आता है, एनालॉजी, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, सेंटेंस रीअरेंजिंग आता है और उसके साथ आप पैराजंबल, ये सारी चीजें आती है। इंग्लिश का जो पैटर्न है, एफकैट जो इंग्लिश का पूछा, और इंग्लिश भी अच्छा वेटेज रखता है। 30 नंबर का सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो टॉपिक है वो इंग्लिश ही है, जो सब्जेक्ट है। अगली हम बात करते हैं जीए की। अगर मैं बात करूं तो एफकैट में ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जीए है ना, इसको डिफेंस से रिलेटेड ज्यादा पूछा जाता है। यानी आपके जो क्वेश्चन आएंगे उनमें डिफेंस के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे जो डिफेंस फील्ड से रिलेटेड होंगे। इस बार भी आपने देखा गाइडेड मिसाइल पूछी थी, बहुत सारे बैटल एक्सरसाइज है जो पूछी जाती है। तो ये डिफेंस से रिलेटेड जी को जो जीके है उसको ज्यादा दिया जाता है। अब मैं बात करता हूं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन द जनरल अवेयरनेस सेक्शंस कम फ्रॉम इंपॉर्टेंट एफकेट टॉपिक्स लाइक डिफेंस करंट अफेयर, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड मिसाइल स्टैटिक जीके। ये आपको ध्यान रखना कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज आ रही है तो आपको उसे जरूर पढ़ना, उसको नोट भी करते रहना। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात करूं तो नेशनल इंटरनेशनल हिस्टोरिकल इवेंट्स आते हैं। स्पोर्ट्स में मेजर, नेशनल इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, डब्ल्यूएचओ एटसेट्रा। आर्ट और कल्चर जिसमें हिंदी, इंडियन कल्चर, फेमस पर्सनैलिटीज, क्लासिकल आर्ट्स वगैरह ये सब आता है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात करूं तो बेसिक इन्वायरमेंट जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी, इकोलॉजी के बारे में और सस्टेनेबिलिटी के बारे में। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं और इकोनॉमी इससे भी आता है। इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, मेजर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स एंड करंट पॉलिसीज, इनके बारे में भी आता है। जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बना रही है, जिनको हर साल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नया लेके आ रही है, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की बात करूं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, डिफेंस रिलेटेड, ये ध्यान रखना कि डिफेंस की न्यूज बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि साल भर में क्या क्या ऐसी चीजें हुई जो डिफेंस से रिलेटेड है। अगली मैं बात करूं मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में वो कह रहा है अर्थमेटिक आता है, एडवांस मैथ्स इज नॉट आस्क। ठीक है, अब देखिए क्या यहां पर मैं आपको बता देता हूं। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम आता है, लेकिन सॉरी एडवांस में भी नंबर सिस्टम आता है, वहीं अर्थमेटिक में भी आता है। तो इस क्वेश्चन को उन्होंने डाला है कि भैया नंबर सिस्टम आप किस में, आप अर्थमेटिक में कंसीडर करेंगे। 2D 3D वहीं एडवांस में आता है, लेकिन इसको भी यहां पर डाला गया है। यानी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एडवांस में होते हुए भी उनको यहां पर किस में डाल दिया गया है, अर्थमेटिक में, जैसे कि नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ये टॉपिक। डेसिमल फ्रैक्शन आता है, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, एरिया पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन। यानी अर्थमेटिक जितना भी है वो सब तो आएगा ही आएगा। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे प्रोबेबिलिटी है, उसके साथ साथ टाइम एंड वर्क या डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें आपकी आने वाली है। क्लॉक भी क्वेश्चन जो है वो भी इसमें आता है। रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आते हैं। ठीक है, फिगर काउंटिंग, डॉट मैट्रिक्स, कोड इन डिकोडिंग, डाइस, डिक्शनरी रिलेटेड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, मिरर इमेज, पेपर कटिंग, कंप्लीट। देखिए ये सारा लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, इन टॉपिक को आराम से अपने नोट्स बनाएं और धीरे धीरे कवर करें एग्जाम से पहले पहले। सिलॉक्स की बात करें, सीरीज, ब्लड रिलेशन, क्लॉक, टॉलेस्ट, यंगेस्ट, डिवीजन ऑफ फिगर। अब देखिए क्लॉक मैथ्स में भी है और रीजनिंग में भी है, तो दोनों में आता है। डिवीजन ऑफ फिगर, वेन डायग्राम, एनालॉगी, मिसिंग टर्म, ये रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है। यानी अगर आप इस टॉपिक में इन सभी टॉपिक को क्लियर करते हैं तो आपके जो रीजनिंग है, जो 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स के, तो उसमें एश्योर हो जाएंगे कि हाँ वो अच्छे से हो जाएगा।
बात करते हैं कट ऑफ। देखिए कट ऑफ मैं इसलिए लेके आया हूं कि बच्चों को पता होना चाहिए कि 300 में से कट ऑफ कितनी जाती है। ऐसा तो नहीं सर 300 में से 290 जा रही है, 250 जा रही है। आपको हर साल का पता होना चाहिए कि किस साल कट ऑफ कितनी की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एफकेट 1 2025 यानी जो इस बार का एग्जाम हुआ था एफकेट 1 2025, तो कट ऑफ कितने की थी? कट ऑफ 121 की थी इस बार, यानी जो अप्रैल में वो जो एग्जाम हुआ था फैब के टाइम, तो उसकी जो कट ऑफ थी वो थी लगभग 121। सबसे कम थी ये इस बार वाली जो फैब की थी, सबसे कम कट ऑफ की थी 121। और ये 300 में से है, लेकिन पेपर का स्टैंडर्ड लेवल था, बहुत अच्छा पेपर आया था। कुछ शिफ्ट तो बहुत ज्यादा टफ थी, कुछ शिफ्ट मॉडरेट थी, लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट बहुत टफ होने के कारण जो मेरिट है, जो मार्क्स है वो कम आए हैं मेरिट के। एफकेट 2 2024 में मेरिट 139 की थी, उससे पहले 137। एफकेट 1 2023 151, 155, 157, 157। ये हर साल का हर 6-6 महीने में जो एग्जाम होता है उसकी मैंने कट ऑफ आपके सामने लिखी। ये आपको ध्यान में होनी है कि भैया अगर किसी को इस एग्जाम को क्लियर करने तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ की है 165 की है। यानी आप अगर 180-200 लाते हैं तो बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर है। इतनी कट ऑफ तो कभी गई ही नहीं है, तो हमें पहले सेफ स्कोर जाना है, फिर फाइनल मेरिट के लिए कितना आता है वो भी मुझे जानना है। डन, यहां तक तो ये कट ऑफ है जो प्रीवियस ईयर्स की है। ठीक है, अगली बात करते हैं AFSB की, जो आपकी SSB होती है, जैसे आर्मी में होती है वैसे इसमें AFSB होती है। स्टेज 1 होता है, यानी जब आप रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको AFSB के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहला दिन होता है स्क्रीनिंग होता है, उसमें भी आपके टास्क 1 होते हैं। सबसे पहले OIR होता है जिसको ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। फिर टास्क 2 होता है, ये फर्स्ट डे होता है स्टार्टिंग में ही। टास्क 2 PPDT टेस्ट होता है जिसको पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट कहते हैं, यानी आपके सामने कोई पिक्चर होगा उसके बारे में आपको परसेप्शन वगैरह देना होगा। फिर देखिए लिखा हुआ है पिक्चर शोन फॉर 30 सेकंड एंड वी हैव टू राइट इन 40, यानी आपको क्या करना है, आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे और उसमें क्या करना पड़ेगा, राइट स्टोरी इन 4 मिनट विच वी आर डिवाइडेड इन ग्रुप ऑफ, यानी फिर आपको 4 मिनट का उसमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरी लिखनी पड़ेगी। फोटो दी जाएंगी आपको एट 10-5 ग्रुप ऑफ 10-5 और इसमें ग्रुप बनाए जाएंगे। देन डिस्कशन पार्ट इज डन और उसके बाद ये डिस्कशन होगा उन फोटोज में। स्टेज 2 होता है टास्क 1 साइक टेस्ट होता है, इसमें TAT होते हैं, ये सारे SSB वाले हैं भाई। TAT होता है थर्मल एप्रिशिएशन टेस्ट, 12 पिक्चर्स ऑन, यानी 12 पिक्चर्स आएंगे आपके सामने 30 सेकंड के लिए और उसमें क्या होगा 4 मिनट के लिए आपको उन सब में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा SSB का है जो वहां पर होने वाला जब आप रिटर्न को क्वालिफाई करते हैं, जिसमें WAT होगा, SRT होगा, SD होगा। अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट डे जो होगा उसी दिन होगा, कोई बच्चा उसी दिन स्क्रीन इन हो जाएगा और बाकी लोग। ठीक है, डे 2 की बात करें जिसमें टास्क तो होता है GTO होते हैं, ग्रुप डिस्कशन प्लानिंग वगैरह। डे 3 आपका GTO, डे 2 का जो हाफ ग्रुप टास्क है, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लेक्चरेट होते हैं, कमांड टास्क, फाइनल ग्रुप, ये सब SSB का है। डे 4 की बात करूं तो इंटरव्यू होता है और लास्ट दिन आपका कॉन्फ्रेंस डे होता है। डन, ये सारा प्रोसेस था एग्जाम से लेके फाइनल सिलेक्शन तक। यानी आपने अगर एग्जाम क्लियर किया, AFSB क्लियर किया तो फाइनल मेरिट आएगा और मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो आप देश की उस सेवा का हिस्सा बनेंगे, उस फोर्स का हिस्सा बनेंगे जिसका एक अलग नाम है। और ये आपने देखा भी इस बार मिशन सिंदूर में हमने देखा कि एयरफोर्स ने अपने दम पर कितने सारे पाकिस्तानी जो कैंप थे उनको उड़ाया था और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था दुश्मन की सेना को। ठीक है, तो अगर आप भी सपना देख रहे हैं इस बार एफकेट एग्जाम को क्लियर करने को तो अभी से जुड़ जाएं। समय कम है लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं बहुत मन से तो इस बार सिलेक्शन आपको मिलकर रहेगा। धन्यवाद।